हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार एसटीटी के लिए म्यूजिक के यानी कि संगीत के महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस्ताद अब्दुल करीम खां किस घराने से आते हैं? तो उस्ताद अब्दुल करीम खां जो है ये किराना घराने से आते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहरवा ताल में कितनी मात्राएं हैं? कहरवा ताल जो है इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? कितनी मात्राओं का ये होता है? तो 8 मात्राओं का होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ इसमें से किस ताल में 12 मात्राएं होती है? वो कौन सा ताल है जिसमें कि 12 मात्राएं होती है? तो एक ताल में 12 मात्राएं होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्याल गायन में कितने अंग है? ख्याल गायन जो है इसमें कितने अंग होते हैं? तो ख्याल गायन में 2 ही अंग होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लय कितने प्रकार की होती है? ये जो लय होता है कितने प्रकार का होता है? तो लय 3 प्रकार का होता है, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग बिहाग का ठाट क्या है? ये जो राग बिहाग है ये किस ठाट का राग है? तो राग बिहाग बिलावल ठाट का राग है, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग केदार का वादी स्वर क्या होता है? राग केदार जो है इसका वादी स्वर क्या होता है? तो म होता है राग केदार का वादी स्वर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग भैरवी का वादी स्वर क्या होता है? राग भैरवी जो है इसका वादी स्वर क्या होता है? तो इसका वादी स्वर होता है रो, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद फैयाज खां किस घराने से आते हैं? उस्ताद फैयाज खां जो है ये किस घराने से आते हैं? तो आगरा घराने से आते हैं उस्ताद फैयाज खां, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। उस्ताद फैयाज खां किस घराने से आते हैं? तो आगरा घराने से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत में कितनी श्रुतियां हैं? भारतीय संगीत में जो है कितनी श्रुतियां होती हैं? तो भारतीय संगीत में याद रखिएगा 22 श्रुतियां होती हैं, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सप्तक कितने होते हैं? सप्तक जो होते हैं कितने होते हैं? तो सप्तक 3 होते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झप ताल में कितने विभाग होते हैं? झप ताल जो है इसमें कितने विभाग होते हैं? तो झप ताल में 4 विभाग होते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। याद रखिएगा झप ताल में 4 विभाग होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जौनपुरी का संवादी स्वर क्या होता है? राग जौनपुरी जो है इसका संवादी स्वर यहाँ पर पूछा जा रहा है, इसका संवादी स्वर ध होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती है? ये जो रूपक ताल होता है इसमें कितनी मात्राएं होती है? तो 7 मात्राएं होती है रूपक ताल में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग भैरव का गायन समय क्या है? यानी कि राग भैरव को कब गाया जाता है? तो संध्या काल में, सायंकाल में राग भैरव का गाने का समय, यानी कि संध्या काल में राग भैरव को गाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, किसी भी राग के बारे में आपको इतना ही बस पता होना चाहिए कि राग का जो है आरोह क्या है, अवरोह क्या है, उसका ठाट क्या होता है, वादी क्या होता है, संवादी क्या होता है और गायन समय क्या होता है। इतना बस आप लोगों को पता होना चाहिए किसी भी राग के बारे में। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राग में ग और नी जो होते हैं कोमल होते हैं और बाकी स्वर जो होते हैं वो शुद्ध लगते हैं? ऐसा किस राग में होता है? तो ऐसा जो है काफी राग में होता है, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं? तो स्वर का जो उतरता क्रम होता है उसे अवरोह कहते हैं और स्वर के चढ़ते क्रम को आरोह कहते हैं। दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग अलैया बिलावल का वादी स्वर क्या होता है? तो राग अलैया बिलावल जो है इसका वादी स्वर ध होता है, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण जाति में कितने स्वर लगते हैं? संपूर्ण जाति में कितने स्वर लगते हैं? तो 7 स्वर लगते हैं संपूर्ण जाति में, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भांगड़ा नृत्य किस राज्य का है? जैसे भांगड़ा डांस जो है ये किस राज्य का है? तो आप लोगों को पता ही होगा ये पंजाब राज्य का है। देखिए, आपके सिलेबस में कहीं भी नहीं मेंशन किया गया था कि आपको भांगड़ा के बारे में पढ़ना है या फिर इस पंजाब का जो डांस है उसके बारे में पढ़ना है। बस इतना मेंशन किया गया कि भारत के जितने भी जितने भी डांस है या फिर जितना भी संगीत है उस सब के बारे में आपको पढ़ना है। उसी में जो में आपको ये नहीं पता होगा, सिलेबस से पढ़ के आपको ये नहीं पता चलेगा कि क्या हमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इसके लिए आप लोगों को पिछले वीडियो में सिलेबस में बताए थे और उसमें बता चुके हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है, और पीडीएफ के बारे में आप लोगों को बता दिए थे। उस पीडीएफ में जो जो आपको पढ़ना है, जैसे आपका सिलेबस में इकाई, जैसे आप लोग देखिएगा इकाई 3, तो इकाई 3 में सिर्फ ओनली ये मेंशन किया गया कि भारत के विभिन्न प्रकार के जो संगीत है उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो भारत के जितने विभिन्न प्रकार के संगीत है, जैसे कश्मीर का कौन सा संगीत है, पंजाब का कौन सा है, बिहार का कौन सा है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र का कौन सा है, कर्नाटक का कौन सा है, तमिलनाडु का कौन सा है, तो इसमें आपको ये नहीं पता होगा कि क्या क्या पढ़ना है। इसलिए पीडीएफ अगर आप लोग ले लीजिएगा तो पीडीएफ में आप लोगों को पता चल जाएगा कितना पढ़ना है, और जो भी पढ़ना है उस पीडीएफ में आपको ऐड कर दिया। लेना किस तरह से पीडीएफ, तो वो देखिए।
जैसे आपके पेपर फर्स्ट की बात करें तो पेपर फर्स्ट में टोटल 14 इकाई हैं, 1 से लेकर के 14 इकाई हैं। उसके बाद आपके पेपर सेकंड की बात करें तो उसमें 17 इकाई हैं। तो ये जो पीडीएफ फर्स्ट पीडीएफ रहेगा इसमें आप लोगों को क्या मिल जाएगा, जिनका पेपर फर्स्ट होगा उनका इकाई से 1 से लेकर के 14 तक जो भी थ्योरी का पोर्सन है, जैसे 1 से 14 इकाई जो उसमें पहला इकाई है संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई, दूसरा इकाई में कर्नाटक संगीत के बारे में, तीसरा है कि बिहार के लोक संगीत के बारे में, उसके बाद बिहार के चौथा इकाई में बिहार के लोक संगीत और उसका उद्भव। इसी तरह से एक सेट से लेकर यानी कि एक इकाई से लेकर के 14 इकाई तक जितना भी आपका सिलेबस में मेंशन किया गया उसमें जो भी पढ़ना है वो आप लोगों को इस पीडीएफ में मिल जाएगा। सेम इसी तरह से पेपर 2 में आपको 17 इकाई पढ़ना है और 17 इकाई में जो आपके सिलेबस में मेंशन किया गया उसमें जितना भी पढ़ना है आप लोगों को उसको आपको वो मिल जाएगा आपको इस सेकंड पीडीएफ में। उसके बाद बात करें तो वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित प्रश्न, जैसे कि प्रश्न किस तरह के आपके एग्जाम में आते हैं कि पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो या फिर इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये जो वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित प्रश्न, ये सब प्रश्न आप लोगों को इस पीडीएफ में मिल जाएगा। टोटल 112 क्वेश्चन है और पिछले साल की बात करें तो आपके एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन पूछा गया था वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित। यानी कि अगर आप लोग सिर्फ इस पीडीएफ को ओनली पढ़ लेते हैं तो आपका 112 क्वेश्चन जो है ये ऐसे ही बन जाएगा इस अकेले इकलौता पीडीएफ से, क्योंकि आपके एग्जाम में हर एक साल 8 से 10 नंबर के बीच में वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित प्रश्न जो होता है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आप लोग इस पीडीएफ को पढ़ लेते हैं, इसमें 112 क्वेश्चन इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो ये पूरा क्वेश्चन जो है जो 8 से 10 नंबर का पूछा जाएगा आपका कंप्लीट इसी से हो जाएगा। उसके बाद बात करें तो म्यूजिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, म्यूजिक का जो प्रीवियस ईयर में यानी कि बीपीएससी में जो पूछा गया या फिर एसटीटी में जो पूछा गया, जितना भी प्रीवियस ईयर पिछले साल में क्वेश्चन पूछा गया वो सब आप लोगों को इस पीडीएफ में मिल जाएगा। उसके बाद आपको और क्या मिलेगा तो ये इसमें मिलेगा म्यूजिक का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें आपको 500 प्लस ऑब्जेक्टिव रहेगा, 500 से भी ज़्यादा ही ऑब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है सब इसमें ऐड कर दिए। समझ गए, यानी कि आप लोग थ्योरी पोर्शन पढ़ लेते हैं, थ्योरी पोर्शन पढ़ कर आप लोग जैसे आप लोग समझ लीजिएगा उसके बाद आपको चाहिए रिवीजन के लिए क्वेश्चन, तो यहाँ से आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। म्यूजिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखकर ये समझ सकते हैं कि आपके एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, कैसा कैसा आ रहा है, वैसा वैसा आप लोग उस ढंग से पढ़िएगा। उसके बाद वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित 112 क्वेश्चन है। अगर आप लोग ये सब कर पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा जो सिलेबस है एसटीटी का म्यूजिक का ये पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो बात होगी कि आपको पीडीएफ में क्या क्या मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप लोग सोच रहे हो कि इसको लेना किस तरह से, तो ये देखिए ये जो पीडीएफ है इसका प्राइस है ओनली 30 रुपीज़ यानी कि 30 रुपये। इतना कम इसीलिए रखें ताकि हर एक जो बच्चे तैयारी करें उसको इसको अफोर्ड कर पाएंगे और ले पाएंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि इसका एक का प्राइस 30, इसका दूसरा तीसरा, इसका 30, ऐसा नहीं है। ये जो पाँचों पीडीएफ देख रहे हैं इसमें अगर आप लोग का पेपर फर्स्ट होगा तो आप लोग 4 ले सकते हैं, पेपर सेकंड होगा तो 4 ले सकते हैं, लेकिन ये जो पाँचों पीडीएफ है पाँचों पीडीएफ आप लोग को ओनली 30 यानी कि 30 रुपये में मिल जाएगा। लेना किस तरह से, तो ये देखिए नंबर है 7903820891। इस नंबर को जैसे ही आप लोग फोन पे गूगल पे पेटीएम में डालिएगा, नाम आ जाएगा गौतम कुमार, उसमें आपको क्या करना है 30 रुपये डाल देना, उसका स्क्रीनशॉट ले करके आप लोगों को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना। ठीक है, और आपका अपने जैसे पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो आप लोग बता दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, आपको जो पीडीएफ होगा तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके इसको ले सकते हैं और इस पर आप लोग कॉल नहीं कीजिएगा, सिर्फ आप लोग क्या कीजिएगा ओनली 30 रुपीज़ पे कर दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के जो पे कीजिएगा इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। अपना पेपर फर्स्ट हो या आपका पेपर सेकंड हो मैसेज कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, इस पीडीएफ को लेकर के आप लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। समझ गए, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन है हमारा स्वर लिपि पद्धति को किसने प्रचलित किया था। तो स्वर लिपि पद्धति जो थी इसको पंडित भातखंडे ने प्रचलित किया था, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। जैसे कि आप बात करें कि स्वर लिपि पद्धति, आपके सिलेबस आप पूरा पढ़ लीजिए, पेपर फर्स्ट का सिलेबस या सेकंड का सिलेबस है, कहीं पर भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि आपको स्वर लिपि पद्धति के बारे में ही पढ़ना है। लेकिन जैसे ही आप लोग इकाई 12 पढ़िएगा और इकाई 13 पढ़िएगा, क्योंकि 12 इकाई में शायद पेपर फर्स्ट में जो है उसका 12 इकाई और पेपर सेकंड का 13 इकाई जो पढ़िएगा उसमें आप देखिएगा कि पंडित भातखंडे के बारे में आपको पढ़ना है। और पंडित भातखंडे का जब जीवन परिचय जो पूरा उनका संगीत के में उन्होंने क्या क्या अपना योगदान दिया ये सब आप लोग पढ़िएगा तो उसमें आपको पता चलेगा स्वर लिपि पद्धति को किसने प्रचलित किया था, तो पंडित भातखंडे ने। समझ गए, तो इस तरह से आप लोगों को उस पीडीएफ में मिल जाएगा, जैसे जिनका जिनका जीवनी आपके सिलेबस में मेंशन किया गया उन सबका जीवनी फोटो के साथ आप लोगों को उस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संगीत पारिजात के लेखक कौन है। संगीत पारिजात जो है इसके लेखक कौन है, तो पंडित अहोबल। अब पंडित अहोबल के बारे में भी आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि संगीत पारिजात के बारे में पढ़ रहे हैं, इस आपको पढ़ना है पंडित अहोबल के बारे में। और पंडित अहोबल के बारे में जब पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि यही लेखक थे संगीत पारिजात के।
अगला क्वेश्चन है राग भीमपलासी का संवादी स्वर क्या होता है? तो राग भीमपलासी का संवादी स्वर मध्यम होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे जितने भी राग हैं उन सभी राग को लिखा गया, जैसे आपके सिलेबस में जो है, जैसे सिलेबस में बस इतना मेंशन किया गया था विभिन्न रागों का अध्ययन। अब जितने भी राग है सभी राग को मेंशन किया गया उस पीडीएफ में। उसके बाद आपको जैसे भीमपलासी राग है, इसका गायन समय क्या है, इसका वादी क्या है, संवादी क्या है, उसके बाद इसका आरोह क्या है, अवरोह क्या है, ठाट क्या है, ये सब उसमें आपको मिल जाएगा। इस सब को पढ़ करके आप लोग उस पीडीएफ को पढ़ करके थ्योरी वाला पूरा पोर्शन को पढ़ करके आप लोग पूरा अपना सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही कम समय, क्योंकि उसमें जितना आपको पढ़ना है उतना उसमें मेंशन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औंढव जाति में कितने स्वर लगते हैं? औंढव जाति जो है इसमें कितने स्वर लगते हैं? तो 5 स्वर लगते हैं औंढव जाति में, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य बजाते थे? पंडित रविशंकर जो थे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो सितार बजाते थे पंडित रविशंकर, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित कृष्ण राव शंकर किस घराने से है? पंडित कृष्ण राव शंकर जो है ये किस घराने से है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा ग्वालियर घराने से। जैसे कि इसी तरह से अब आपको ये नहीं सिलेबस में मेंशन किया गया कि पंडित कृष्ण राव के बारे में पढ़ना है, आपको ये मेंशन किया गया सिलेबस में कि भारत के विभिन्न घराने, जैसे कि आपका हो गया आगरा घराना, उसके बाद आपका ग्वालियर घराना, जयपुर घराना, दरभंगा घराना, बनारस घराना, इस सब घराने के बारे में आप लोग पढ़िएगा। अब जैसे ग्वालियर घराना पढ़िएगा तो उसके अंदर आप देखिएगा कि पंडित कृष्ण राव जो थे शंकर ये भी थे ग्वालियर घराना से, इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं? ये जो रूपक ताल है इसमें विभागों की संख्या कितनी होती है? तो 3 विभाग होते हैं रूपक ताल में। अगला क्वेश्चन है, राग देश किस ठाट के अंतर्गत आता है? राग देश जो है किस ठाट के अंतर्गत आता है? तो कल्याण, बिलावल, खमाज या काफी ठाट के अंतर्गत? तो खमाज ठाट के अंतर्गत आता है राग देश, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत में चल एवं अचल मिलाकर कुल स्वर कितने हैं? हिंदुस्तानी संगीत में चल और अचल दोनों को मिला करके के जो संख्या है वो कितनी है? तो 12 है, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन किस राजा के दरबारी गायक थे? तानसेन जो थे किस राजा के दरबारी गायक थे? तो सम्राट अकबर के दरबारी गायक थे तानसेन, ऑप्शन ए हो जाएगा। अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक भी थे, कौन? तो तानसेन भी थे। अगला क्वेश्चन है, राग भीमपलासी का गायन समय क्या है? राग भीमपलासी जो इसका गायन समय क्या है? तो इसका गायन समय अपराह्न समय में, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग भैरवी किस जाति का राग है? तो राग भैरवी जो है इसका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि राग भैरवी इसमें से किसी भी जाति का राग नहीं, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिनव राग मंजरी, अब बताइए, ये आपको कल ही की वीडियो में बताए थे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये आप लोगों को कल ही बता चुके हैं। अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राग में कोमल रौ प्रयुक्त होता है? किस राग में कोमल रौ प्रयुक्त होता है? तो भैरव राग में कोमल रौ प्रयुक्त होता है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस ताल में 10 मात्राएं होती हैं? तो ऐसा होता है झप ताल में। झप ताल जो है इसमें 10 मात्राएं होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। और आप लोग को ऑलरेडी ऊपर बता चुके हैं पीडीएफ किस तरह से लेना, आप लोग उस पीडीएफ को लेकर के बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आप लोग देखना चाहते हैं कि उसमें किस तरह से सिलेबस को मेंशन किया गया, तो उसका वीडियो भी ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। जैसे आप लोग चैनल के होम पेज पे जाएगा वीडियो दिख जाएगा, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उसमें आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा कि पीडीएफ जो है उसमें किस तरह थ्योरी का पोर्शन है, किस तरह से ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब आप लोग को उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।